हेलो फ्रेंड, स्वागत है उसका बिक्की टू जेड में। और कल हम लोग का 120 नंबर 12 एटीएम क्या है यहाँ तक आकर के रुक गया था, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और जितना देर तक हो पाएगा, जितना मेरे पास टाइम उतना देर तक चलेंगे लेकर के इसको। लेकिन ये निश्चित है कि आपका एग्ज़ाम से पहले सारा चीज़ रेडी रहेगा। तो शुरू करते हैं कि एटीएम क्या है। तो एटीएम एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है या प्रसिद्ध बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हिंदी में इसको कहते हैं स्वचालित टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटे अर्थात दिन रात रुपये निकालने तथा जमा करने सेवा प्रदान करती है। भारत में सभी बड़े व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को यह सेवा प्रदान करते हैं। एटीएम एक प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जिस पर ग्राहक का पिन कोड दर्ज रहता है। पिन नहीं बल्कि उस पर नंबर रहता है। और एटीएम सुविधा प्राप्त ग्राहक के खाते में यदि रुपया है तो वह देश के किसी भी राज्य से एटीएम के सहारे रुपया निकाल सकता है, यानी पैसा निकाल सकता है। इसके लिए बैंक के अंदर नहीं जाना पड़ता है। लेटर बॉक्स की तरह यह बैंक के बाहर या सार्वजनिक जगहों पर लगा रहता है। तो एटीएम के बारे में आप जान गए और आज काफ़ी सुविधा हो गया है। और आप किसी भी बैंक का खाता है तो किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा आप निकाल सकते हैं। वैसा ही एक है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। यह सुविधा एटीएम के पहले से लागू है। जब एटीएम नहीं आया था उससे पहले भी क्रेडिट कार्ड था। इसमें ग्राहक के साख के आधार पर बैंक एक राशि निर्धारित कर देता है। क्रेडिट कार्ड धारी बैंक द्वारा निर्धारित राशि के अंदर किसी भी दुकान से या किसी भी व्यक्ति से वस्तु या सेवा खरीद सकता है। वस्तु या सेवा विक्रेता उस कार्ड नंबर का या कार्ड ले लेता है। क्रेडिट कार्ड धारी के खाते से रुपया अपने खाते में डलवा लेता है। इससे ग्राहक को लाभ है कि रुपया लेकर के कहीं घूमना नहीं पड़ता। और क्रेडिट कार्ड रहता है तो आप जितना चाहे खरीदारी कर लीजिए और आपका एक टाइम रहता है, उस टाइम तक आपके अकाउंट में पैसा रहना चाहिए, उसके बाद वो पैसा पे हो जाता है। तो ये अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार को उदार बनाना है। भारत में इसकी स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी। इसके संस्थापक राष्ट्र संघ के सदस्य रहे हैं। क्रेडिट कार्ड हम आपको बता चुके हैं, WTO भी बता चुके हैं। इसका आगे जो बचा हुआ था WTO राष्ट्र संघ के सदस्य रहे हैं। अभी वर्तमान में WTO के 199 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय WTO का जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। 3 चैप्टर हिस्ट्री का खत्म हो गया है। चौथा चैप्टर में हम लोग आते हैं और चौथा चैप्टर में चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। तो पहले इसका कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो आप ध्यान रखिएगा कि गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में और ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को, और ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और इसी समझौते में बिहार के राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे और चंपारण आने का आग्रह किए थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में और तुर्की के शासक के समर्थन में ये शुरू हुआ था। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी यात्रा निकला था ना 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल को वहाँ पहुँच गए थे। तो जैसे ही नमक कानून तोड़ा उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो दांडी यात्रा से शुरू हो गया था 1930। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज लाहौर 1929 अधिवेशन में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केबी हेडगेवार के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो आप लोग को पता होगा कि बरदौली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ के महिलाओं के द्वारा दी गई थी। रंपा विद्रोह कब हुआ है? तो रंपा विद्रोह केरल में और 1916 में हुआ है। और इसके बाद इस पेज को थोड़ा सा आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि फोटो खींचने के समय में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो आप लोग ध्यान से बने रहें। इसमें रिक्त स्थान है कि बाल गंगाधर तिलक और डैश ने होम रूल लीग की आंदोलन शुरू किया था। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मिलकर के होम रूल को शुरू किए थे। भारत मतलब डैश भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। तो महात्मा गांधी जो थे ये खिलाफत आंदोलन के नेता थे, और इसमें बोला भी गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कि ये मुस्लिम लोगों का आंदोलन जोड़ के देख रहे थे वो, जबकि गांधी जी ऐसा नहीं सोच रहे थे, क्योंकि मुस्लिम तो तुर्की के खिलाफ में भी थे और भारत में भी लोग रहते थे। तो इसमें एक गाना भी चल गया था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मतलब इनको महात्मा गांधी को बोला गया था कि इनको आने का क्या जरूरत है इसमें। और डैश फरवरी को डैश आंदोलन स्थगित हो गया। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था, और यह स्थगित होने का कारण था चौरा चौरी का घटना जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और एक सप्ताह के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था जो भारत के महात्मा गांधी द्वारा चला गया था, और इसी को गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि ये हिमालय जितना बड़ा भूल है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, और बिहार में चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ था। मतलब जैसे कि जहाँ पे समुद्र था वहाँ नमक बना के नमक कानून तोड़ रहे थे, लेकिन बिहार में हम लोग क्या कर रहे थे कि आंदोलन का विद्रोह कैसे कर रहे थे, तो चौकीदारी कर नहीं देकर के हम लोग विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, तो पहला अध्यक्ष जो है WC बनर्जी हैं। आप सचिव अगर पूछ दिएगा जो संस्थापक है उनका नाम था एओ ह्यूम। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था लखनऊ में, और स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। उड़ीसा में डैश में विद्रोह हुआ था। तो उड़ीसा में 1914 में खोंड विद्रोह हुआ था। अब मिलाने वाला है, तो इसको अब ध्यान से देखिए। देखिए, आपसे अगर पूछेगा कि गांधीवादी चरण कब था, तो गांधी जी देखिए 1915 में जरूर आए थे, लेकिन उनका जो चरण शुरू हो गया था तो 1919 से लेकर 1947 तक रहे, क्योंकि 1948 में तो इनका मृत्यु हो जाता है 30 जनवरी को। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो आप लोगों को पता है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, भोमेश चंद्र बनर्जी। और बंगाल विभाजन 1911 में वापस हुआ था, और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। हिंद महासभा 1915 में, और मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1916 में। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिए। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड से हारने के बाद तुर्की ने ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया था। अतः 1920 के शुरुआत में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति इंग्लैंड को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु खिलाफत आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलर टैक्स से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो आप लिखेंगे कि बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए 21 मार्च 1919 को अंग्रेजों ने क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम नामक कानून पारित किया, जिसे रोलर टैक्स के कानून कहते हैं। इसके अनुसार क्या था ना कि कोई भी व्यक्ति को बिना बिल, बिना वकील, मतलब बिना कोई गलती के, बिना कोई सबूत के, बिना वारंट का गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाता था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, और यही था रोलेट एक्ट। और इसी के विरुद्ध में, जिसमें सत्यापाल किचलू को और एक और थे सैफुद्दीन, उनको पकड़ के बंद कर दिया गया था। तो उसी का विरोध में जलियांवाला में सभा हो रहा था, और उसी में गोली चला था जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो देखिए, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि समुद्र के जल से नमक बनाकर उसका उल्लंघन करना, क्योंकि तत्कालीन समय में आम व्यक्तियों द्वारा नमक बनाना कानूनी अपराध था। धीरे धीरे पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से ही किए थे। हुआ क्या था कि देखिए, नमक जो है ना, सभी के लिए, गरीब अमीर सभी के लिए काफ़ी जरूरी है। और इस अंग्रेज सरकार क्या कहते हैं कि नमक पे भी टैक्स लगा दिया था। तो सोचिए कि नमक पे अपना ही देश में, हम ही लोग का देश में, हम ही लोग के यहाँ आकर के अंग्रेज इतना सारा काम घटिया घटिया करने लगेगा तो किसी को भी तकलीफ होगा ही। और इसी को लेकर के गांधी जी ने नमक कानून तोड़ करके अंग्रेज का विरोध जताए थे, और जैसे ही नमक कानून तोड़े थे तभी सभी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है?
तो देखिए गांधी इरविन पैक्ट बोले या दिल्ली समझौता बोले, दोनों एक ही चीज़ है क्योंकि वह दिल्ली में था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ था। देखिए लॉर्ड इरविन पहला में गांधी जी ने गए थे, पहला गोलमेज सम्मेलन 30 में हुआ था, फिर दूसरा 31 और फिर 32 में। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी के साथ दिल्ली में समझौता हुआ था इरविन का, और जिसे गांधी जी इरविन पैक्ट कहते हैं। और इसमें कुछ मांग था गांधी जी के द्वारा जो वो लोग अंग्रेजी लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर बहुत शर्त मान करके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी जाते हैं। तो ये मात्र एक गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी भाग लेते हैं और दूसरा गोलमेज सम्मेलन है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह बोले या किसान आंदोलन बोले, ये दोनों एक ही रहेगा, क्वेश्चन घुमा के लिख सकता है। आप लोग लिखेंगे कि 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिसका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया और वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी। और गांधी जी चंपारण चलने पर अनुरोध किया, गांधी जी को चंपारण आने के लिए अनुरोध किया। 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज बगान मालिकों ने किसान से यह करार किया, मतलब करार करा लिया कि वो अपनी भूमि में 3/20 यानी अगर 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करना होगा। इसे 3 कठिया प्रणाली कहते हैं। हुआ क्या था कि इसमें किसान लोग खेती नहीं करना चाहते थे नील का। कारण क्या था कि किसान का जो भी अपना भूमि था तो उस पर जो भी फसल लगाते थे और जो भी फसल होता था, लेकिन अगर उसमें एक बार नील का खेती कर लिया जाए तो वहाँ का खेती खराब हो जाता था, फिर उसमें दूसरा खेती अच्छा नहीं होता था। तो इससे क्या होता था कि किसान का ज़मीन भी कम था और उस पर खेती भी कम होने लगेगा तो उन लोगों को खाने में भी दिक्कत होता था, प्लस ये लोग बहुत सारा टैक्स भी लेते थे। तो किसान लोग नील का खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती अंग्रेज ने बोला कि हर 20 में से 3 कट्ठा पे आपको खेती करना ही पड़ेगा, तो इसे ही 3 कठिया प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे कि मार्च 1929 में अंग्रेजों द्वारा कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ के अदालत में झूठा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया जो मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जतरा भगत के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो 1914 से 1920 तक छोटा नागपुर क्षेत्र के उड़ाव जनजातियों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोह का नेता जतरा भगत थे। तो जतरा भगत के बारे में आप इतना भी लिख सकते हैं, 2 नंबर में आ जाएगा। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो भारतीय मजदूर वर्ग के उत्थान तथा उनकी मांगों का समर्थन हेतु 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की। ऑल मतलब ऑल इंडिया, आई ट्रेड यूनियन कमिटी, यही हो गया अटक, लाला लाजपत राय के द्वारा की गई है। फिर है और कुछ क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई जिसमें संपूर्ण भारत ने अभूतपूर्व सफलता मिली। मतलब असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। इसमें क्या हुआ था ना कि पहली बार ऐसा हुआ था कि सभी महिला लोग भी भाग लिए थे और जितने भी लोग थे छात्र तो सभी को इसमें भाग लिए थे, इसीलिए इसे जन आंदोलन कहा गया था। इस आंदोलन में सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना हुई। न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानने पर जोर दिया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। कांग्रेस और गांधी के नेतृत्व में समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा था, अतः इसे प्रथम जन आंदोलन की संज्ञा दी गई। मतलब पहला बार ऐसा हुआ था कि महिला, स्टूडेंट सभी को मिलकर के इसका विद्रोह किया था, इसीलिए पहला जन आंदोलन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। तो आप लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार महिला, मजदूर वर्ग, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन व अशिक्षित लोग एक साथ जुड़े। इस आंदोलन से समाज के विभिन्न वर्गों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं व्यापक हुई। इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार में ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया गया। इस आंदोलन का एक मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी। आप लिखेंगे बिखरी हुई राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट रखने के लिए एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की आवश्यकता थी। एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम
इस दिशा में प्रयास शुरू किया और 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। इसकी अगली बैठक 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज में हुआ और यहीं इस संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। तो देखिए हुआ क्या था ना कि 1857 वाला इतना बड़ा विद्रोह गया था ना कि अंग्रेज लोग भी डर गए थे कि इस तरह से कोई भी विद्रोह हो जाता है, इन लोग का कोई भी बात रहता है, हम लोग को समझ में आता नहीं है। तो इस चीज़ को दबाने के लिए ना एक कमेटी बनाए और एक तरह के बोल सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कर दिया, ताकि कोई भी होगा तो कोई मीटिंग में आकर के बोलेगा तो हम लोग इसका बात मान लेंगे और कोई बड़ा मुद्दा नहीं उठेगा। लाला लाजपत राय जो थे ना, इस चीज़ को बोले थे अंग्रेज अधिकारी को कि ये सेफ्टी वाल्व के जैसा इस चीज़ को लाया है कि हम लोग का गुस्सा को दबाने के लिए एक संगठन बनाया गया। लेकिन बाद में यही संगठन देखिए कांग्रेस आज भी 1885 में बनी है, लेकिन आज कांग्रेस आज भी पार्टी है, लेकिन अंग्रेज कहाँ चले गए। तो उसी का बोलता है जो दूसरे के लिए गड्ढा खदता है खुद ही गिरता है। तो वही हुआ कि वो लोग खुद राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया और आज राष्ट्रीय कांग्रेस तो है, लेकिन अंग्रेज लोग सब चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए बिहार का किसान आंदोलन का टिप्पणी आएगा ना, तो जो 1917 वाला था ना, लगभग आप वही लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। इसको टाइम बर्बाद नहीं करते इसको बता करके। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में वही वाला जो था ना, तीन कटिया पर था वही वाला, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, दोनों लगभग एक ही रहता है, तो उसको लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था, जिसका उद्देश्य निम्न है। तो क्या क्या उद्देश्य था? तो स्वराज आंदोलन का उद्देश्य था भारत में चलाई गई ब्रिटिश सरकार के परंपराओं का अंत करना, मतलब जितना भी भारत में ब्रिटिश सरकार का जो परंपरा चलते आ रहा था उसको अंत करने के लिए स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। और इसका संस्थापक कौन कौन है? तो देख लीजिए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1922 में हुआ था और 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। नौकरशाही की शक्ति को कमजोर करना, और जो नौकरशाही शक्ति था उसको कमजोर करना था, दमनकारी कानूनों का विरोध करना था और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना था। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इतिहास में। क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधी की विवेचना करें। आंसर है कि प्रथम विश्व युद्ध में हो रहे खर्चों से इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। चूंकि भारत में इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण उपनिवेश था, मतलब भारत इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा उपनिवेश था, अतः भारत की भी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। अंग्रेज सब लूट रहा था और अंग्रेजी का स्थिति हालत खराब हो गया तो भारत का भी बिगड़ गया और बेरोजगारी तथा महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावना को प्रबल बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में जो राष्ट्रवाद की लहर उठी उससे प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सरकार ने शासन में कुछ सुधार करने का प्रयास किया, जो 1919 के मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 या चेम्सफोर्ड नियम, क्योंकि उसमें मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड ही वायसराय थे। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड से हारने के बाद तुर्की को ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। ऑटोमन साम्राज्य का शासक इस्लामी दुनिया का खलीफा होता था। इससे भारतीय मुसलमान में नाराजगी बढ़ी, अतः 1920 के शुरुआत में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति इंग्लैंड को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन किया गया। तो खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हुआ था। एक मुस्लिम आंदोलन जरूर कह सकते हैं, लेकिन ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण 1915 से 1947 के लिए पृष्ठभूमि के निर्माण का कार्य किया गया। देखिए गांधी जी 1915 से आए तो 1947 भी गांधी चरण में हो सकता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1919 से 47 भी एक जगह लिखा हुआ है, लेकिन 1915 में आए थे और 1947 तक रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन रोल शुरू हुआ 1919 से ही शुरू हुआ। लेकिन जैसा भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम। जो असहयोग आंदोलन तो उसका क्या कारण हुआ और क्या परिणाम हुआ? तो आप लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी के प्रेरणा से असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, जिसके मुख्य कारण यानी कुछ जो कारण निम्नलिखित थे, जिसमें पहला कारण है कि खिलाफत आंदोलन का मुद्दा, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, स्वराज की प्राप्ति करना। इस आंदोलन में सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानने पर जोर दिया गया।
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। चौरा चौरी कांड के बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इसका निम्न परिणाम सामने आया। क्या क्या परिणाम सामने आया? तो कांग्रेस एवं गांधी जी में पूरे भारतीय जनता का विश्वास जगा। पहली बार समूचा देश आंदोलित हो उठा था। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली। तो ये सारा जो चीज़ था ये असहयोग आंदोलन का कारण और परिणाम है। इसको आप आराम से एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा और टाइम मिले तो लिख लीजिए। टाइम तो बड़ा कम है, बार बार आप सुन ही लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आपको जैसे अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और परिणाम का विवेचना करिए। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण और परिणाम आएगा तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि इसके निम्न परिणाम हुए या निम्न कारण थे। तो पहला लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। जो भी लोग आए थे सब अंग्रेज थे, आए थे भारत के कानून को बनाने के लिए, ठीक करने के लिए, और सब अंग्रेज थे। 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा था। पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ थी। मेरठ षड्यंत्र के केस और लाहौर षड्यंत्र केस में भी सरकार विरोधी भावनाओं को उग्र बना दिया गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुई। आंदोलन प्रारंभ होने से पहले गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखा था, परंतु इरविन ने गांधी जी से मिलने तक इनकार कर दिया। लेकिन इरविन जो था गांधी से मिलने तक भी नहीं आया। तो ये सब कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, और इसी कारण गांधी जी सोच लिए थे और नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। तो आप लिखेंगे कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत के वर्षों में सबसे पहले सुब्रमण्यम अय्यर ने मजदूरों के लिए यूनियन का गठन की वकालत की थी। तो पूछेगा कि 20वीं शताब्दी में या फिर सबसे पहले कौन मजदूर आंदोलन का गठन किया या यूनियन बनाया? तो सुब्रमण्यम अय्यर। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैलने के कारण मजदूरों को शहर छोड़ने से रोकने के लिए उनके वेतन को वृद्धि की गई थी। हुआ क्या था कि 1917 में बहुत ज़्यादा प्लेग फैल गया, जैसे भी कोरोना फैला था ना, उसी तरह से एक प्लेग बीमारी था, छुआछूत वाला। तो बहुत सारे सब छोड़ के काम जा रहे थे। तो उसको रोकने के लिए कुछ लोगों का मतलब कि वेतन बढ़ाने का बात हुई, जो महामारी खत्म होने तक समाप्त कर दिया गया। और जैसे ही बीमारी प्लेग खत्म हो गया ना, तो जो वेतन बढ़ाया था उसको खत्म कर दिया गया था। मजदूर इससे काफ़ी असंतुष्ट थे, मतलब मजदूर को काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि एक बार वृद्धि हो गया फिर उसको घटा दिया गया। तो वृद्धि के समय मजदूर काफ़ी संतुष्ट थे, जब पैसा बढ़ गया तो उसमें ठीक थे, जब हटा दिया तो थोड़ा तकलीफ भी हुआ और उसके विरुद्ध भी हो गए। प्रथम विश्व युद्ध और उसके उत्पन्न महंगाई के कारण मजदूरों की बोनस की कटौती कर दी गई थी। और पहला विश्व युद्ध के कारण बहुत सारा नुकसान हो गया था, तो बहुत सारे नुकसान के कारण अब मजदूर का ही बोनस काट दिया गया था। उसके लिए भी कष्टदायक था, लेकिन मजदूर के लिए भी इसके लिए कष्टदायक था, क्योंकि उनको भी तो खर्चा बढ़ गया था, महंगाई बढ़ गया था। 1917 के रूसी क्रांति तथा श्रम संगठन की स्थापना का प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय मजदूर पर पड़ा और 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, यही थे अटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी की भूमिका को रेखांकित करें। तो लिखेंगे वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में वामपंथी विचारधारा को फैलाने में मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे और मौलवी कुर्तुल्ला गुलाब हुसैन प्रमुख थे। 1920 में एम.एन. रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ने के कारण सरकार ने इन लोगों का दमन शुरू किया और पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23
कानपुर षड्यंत्र केस 1924 और मेरठ षड्यंत्र केस 1929-33 के तहत 8 लोगों पर मुकदमे चलाए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वामपंथियों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि कांग्रेस उन उद्योगपतियों एवं जमींदारों के समर्थन से चल रही थी जो मजदूर का शोषण करते थे। अंततः कांग्रेस में फूट पड़ी और वामपंथी दल के लोग कांग्रेस से अपना संबंध तोड़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 ईस्वी के बीच राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। चंपारण तथा खेड़ा में किसानों का आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिकों के आंदोलनों का नेतृत्व कर गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बना लिया था। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा एवं दशा प्रदान किया। इन संघर्षों के बाद अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको देख लीजिए कि 1853 में रेलवे पहली बार भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। रेलवे लाइन जो चला था वो मुंबई से ठाणे तक बिछाया गया था। 1878 में लॉर्ड डिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर गया था, जिसमें प्रेस पर कठोर कानून लगा दिया गया था। और इसी में क्या हुआ था कि एक दिन रातों रात अपनी भाषा को बदला था। समाचार पत्र का नाम अमृत बाजार पत्रिका था। 1879 में आर्म्स एक्ट ने अस्त्र शस्त्र नहीं रखने का घोषणा कर दिया और अंग्रेज लोग भी एक चीज़ और बंद कर दिया कि पहले तो प्रेस पर एक्ट लगाया और अगला साल बोला कि कोई भी अब अपने पास अस्त्र शस्त्र नहीं रखेंगे, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 1883 में इल्बर बिल पारित किया गया। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता को कॉरपोरेशन एक्ट पारित कर दिया। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया और 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया और 1907 में देशद्रोही सभा अधिनियम आया और 1907 में ही सूरत में फूट हुआ था। और 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले दंडित करने के लिए पारित किया गया। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द करके उसको वापस लाया और 1912 में अपना बिहार बंगाल से कट के बिहार बना था। लॉर्ड हार्डिंग ने कलकत्ता की राजधानी दिल्ली कर दिया और लॉर्ड हार्डिंग को जिक्र दिया कि उस समय दिल्ली राजधानी थी, उस समय कलकत्ता राजधानी थी, तो कलकत्ता को राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया 1911 में। लॉर्ड डलहौजी का नीति भी कुछ आया था, उसको भी सुनिए। तो लॉर्ड डलहौजी की नीति अगर पूछेगा तो आप लिखिएगा कि ये रेलवे टेलीग्राफ लाइन व्यवस्थित परिवहन की शुरुआत भारत में राष्ट्रवाद के विकास से हुआ। अंग्रेजी शिक्षा नीति भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन के बारे में लिखना है। तो 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया। मतलब पहले क्या था कि ब्रिटिश लोग, अंग्रेज जो लोग थे ना, ब्रिटिश से ही शासन चला रहे थे। कुछ अधिकारी को यहाँ पे भेजते थे, वायसराय बना कर वो लोग चला रहे थे। लेकिन जब 1857 में विद्रोह हो गया ना, तो वहाँ का जो रानी विक्टोरिया थी वो सारा अधिकार यहाँ का अधिकारी से छीन करके डायरेक्ट अपने हाथों में साम्राज्य ले लिया ब्रिटिश। और 1857 की क्रांति से पहले हमारे देश पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुआ था और जो इंग्लैंड में हुआ था। अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और इसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहते हैं। 1857 के फलस्वरूप इंग्लैंड के सरकार ने भारत की शासन की जिम्मेवारी सीधे अपने हाथ में ले लिया। भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और अब भारत के शासकों को वायसराय पद दिया गया। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सरकार के अधीन पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड कैनिंग, और पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। इल्बर्ट बिल के बारे में अगर आएगा तो क्या लिखेंगे, जो 1883 में आया था, तो आप लिखिएगा यह बिल 1883 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। इसके द्वारा अब भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजी के मुकदमे पर सुनवाई कर सकते हैं। मतलब पहले क्या था ना कि गलती कोई भी करे, मान लीजिए अंग्रेज गलती करे चाहे भारत के लोग गलती करें, तो सुनवाई सिर्फ अंग्रेजी करेंगे। अगर अंग्रेज भी गलती किया तो कोई जज अगर भारत का बन गया तो ये लोग नहीं मानते थे। लेकिन जब इल्बर्ट बिल आया लॉर्ड रिपन के टाइम में,
तो उस समय एक नियम आया कि नहीं, भारत के लोग भी जज अगर बनेंगे और अगर कोई भी गलती करता है तो ये भी फैसला सुना सकते हैं। लेकिन ये बिल ज़्यादा दिन रहा नहीं था, ये खत्म हो गया था। इससे पहले अंग्रेज के मुकदमे पर सुनवाई करने का हक सिर्फ अंग्रेजी न्यायाधीश को ही था। अंग्रेजों ने इस बिल का भारी विरोध किया, जिसे श्वेत विद्रोह कहते हैं, और अंग्रेज लोग ने इसका बहुत विरोध किया कि नहीं, कोई भारतीय कैसे फैसला कर सकते हैं हम लोग के लिए। अंततः सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा और ये बिल बोले ना फिर रद्द हो जाता है। ए.ओ. ह्यूम, इसका पूरा नाम पूछेगा तो एलेन ऑक्टिव ह्यूम है। वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल, देखिए अब लिटन के बारे में अगर कार्यकाल देखना है तो 1878 को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर ही प्रतिबंध लगाया था वायसराय लिटन। 1879 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसे आर्म एक्ट कहते हैं। इसके द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैरकानूनी घोषित कर दिया। इसी के शासनकाल में, लिटन के शासनकाल में ही जनवरी 1879 को ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया। अब सोचिए कि दिल्ली दरबार लगा रहा है और यहाँ पर भारत इतना परेशान है, इतना कर्जा में है, इतना तकलीफ है, लेकिन ये लोग दिल्ली दरबार में खूब ऐश मौज, खूब खाने पीना, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिए, तो अब दिल्ली दरबार लगा दिए और अनावश्यक धन की बर्बादी कर दी गई और इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया गया कि भारत की स्थिति और ही खराब हो गया। इसी ने ही सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से हटाकर 19 कर दिया। देखिए और लिटन कितना खराब काम किया कि हुआ क्या ना कि पहले IAS बनने के लिए 21 साल उम्र हुआ करता था। तो उस समय क्या होता था ना कि 21 साल तक अगर बनेगा तो आदमी कुछ पढ़ लिख लेता था। इसमें सुभाष चंद्र बोस और भी लोग, हम लोग को देश के लोग थे जो पढ़ने में अच्छे थे, तो वो लोग भी चुना जाते थे। तो ये लोग को लगा कि उम्र ज़्यादा रहता है तो ये लोग चुना जाता है, तो उम्र को घटा दिया। बोली 19 साल की उम्र में IAS बनने का कितना तैयार होगा, और 19 साल ही इसका सीमा कर दिया, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहा था लॉर्ड लिटन, ताकि भारतीय छात्र पास ना हो सके। और इसका मकसद था कि भारत की उम्र कम कर देंगे तो भारत के छात्र 19 साल तक तो सब पढ़ ही नहीं सकता है, तो पास ही ना हो सके। ये सब रूल आया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगठन, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण संगठन कौन है, तो महाराष्ट्र के विनायक दामोदर सावरकर, BD सावरकर इसको बोलते हैं। इन्होंने 1904 में अभिनय भारत का संगठन बनाया। तो पूछ देगा अभिनय भारत कब आया, तो 1904 में आया। ये बहुत बड़ा काम है। और क्या किए हैं ना विनय दामोदर BD सावरकर, ये जो 1857 का विद्रोह हुआ है तो उसे स्वतंत्रता का पहला विद्रोह कौन कहा है, तो BD सावरकर नहीं कहा है। जो 1904 में अभिनय भारत का संगठन बनाए, यही 1857 का विद्रोह को पहला विद्रोह कहे, स्वतंत्रता का पहला विद्रोह बोले हैं। 1905 में इंग्लैंड ने श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे इंग्लैंड में इंडियन होम रूल बनाए थे 1905 में। और नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। आयरलैंड देश से प्रेरित होकर भारत में स्वशासन हेतु होम रूल लीग की स्थापना मार्च 1916 में हुई और एनी बेसेंट के साथ हुआ था, क्योंकि वो आयरिश लेडीज थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तथा सितंबर 1916 के मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। देखिए आ गया। 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना हुआ। 1828 में बड़ा समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ। 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। 1848 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नेहरू ने किया। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना MG नारायण तथा आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। और 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा किया गया। उसके बाद टाइम देखना चाह रहे कितना हुआ है। 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। 1896 में स्वामी दयानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। और 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना बरीन्द्रनाथ घोष तथा भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया। 1927 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना KB हेडगेवार ने की। ये 1925 होना चाहिए, यहाँ 27 लिखा दिख रहा है हमको। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो इतना सारा कुछ हम बताएं। अब थोड़ा देर और लेके चलते हैं, उसके बाद मेरा टाइम हो जाएगा सोने का। महात्मा गांधी के बारे में अगर लिखने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हैं
कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए थे ये पढ़ाई करने के लिए, जहां से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और उसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 1916 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, बल्कि 1915 में स्थापना हो गई थी। 1917 में बिहार में एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। चंपारण के किसान नील की खेती के लिए 3 कठिया प्रथा से परेशान थे और इसके चलते गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चला। इससे पहले साउथ अफ्रीका में चला चुके थे, लेकिन भारत में पहली बार चंपारण का सत्याग्रह किए। अगर पहला सत्याग्रह पूछेगा तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में एक बार चला चुके थे, लेकिन भारत में पूछेगा तो चंपारण। एक बार गांधी जी के खाने में जहर मिला दिया गया था, तो बत्तख खान ने इसका जान बचाया था और बत्तख खान बता दिए थे कि जहर मिला हुआ है। चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन 1918 में किया। इसके बाद गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिला में कर नहीं देने का आंदोलन चलाया था। और NRI नॉन रेसिडेंट इंडिया, मतलब जो भारत के लोग बाहर से पढ़ के या रह करके आते हैं, उन्हें NRI कहते हैं। हिस्ट्री का चैप्टर 5 है और आज हम 5 चैप्टर तक ही करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो कल करके कंप्लीट करेंगे। तो 5वां चैप्टर था अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो ध्यान से सुनते चलिए। 1769 में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। 1769 में ही वाल्टन निवासी रिचर्ड आर्कटाइड ने सूत काटने का स्पिनिंग फ्रेम नामक मशीन का निर्माण किया था, जो जल शक्ति से चलता था। 1770 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हार्सग्रीव ने सूत काटने वाली मशीन स्पेनी जेनी, जो 8 सूत एक साथ काट सकता था, तो स्पीड हो गया था काम करना। 1773 में लंकाशायर के जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था 1773 में। 1779 में सैमुअल क्रॉम्प्टन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया, इससे बारीकी से सूत काटा जा सकता था। 1785 में एडवर्ड कार्टराइट ने बांस से चलने वाला पावरलूम नामक करधा तैयार किया और 1815 में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने वाले सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। 1815 में ही हेनरी बेसमर ने शक्तिशाली भट्टी का निर्माण किया। सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल 1851 में बंबई में लगा। सन 1917 में कलकत्ता में पहली जूट मिल स्थापित की गई। 1907 में जमशेदजी टाटा ने बिहार के साक्षी, जो अभी झारखंड में पड़ता है, वहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना करी। भारत में 1895 में पंजाब नेशनल बैंक और 1906 में बैंक ऑफ इंडिया और 1907 में इंडियन बैंक, 1911 में सेंट्रल बैंक, 1913 में द बैंक ऑफ मैसूर तथा ज्वाइंट स्टॉक बैंकों की स्थापना की गई। 1955 में भिलाई में रूस के मदद से, राउरकेला में जर्मनी के मदद से, दुर्गापुर में ब्रिटेन की मदद से स्टील प्लांट खुला। 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था और 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एटक की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। यही इसके प्रधान थे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, कब हुआ था? तो 1770 में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने। बॉम्बे में सूती कपड़ों को मिल की स्थापना कब हुआ है? 1851 में। 1917 में भारत में पहला जूट मिल कहाँ खुला था? तो कोलकाता में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1814 में। जमशेदजी टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में। ये सारा बता दिए, रिवीजन के लिए इसको डाल दिए थे। भारत में टाटा हाइड्रो, देखिए जब बोलेगा ना टाटा हाइड्रो, हाइड्रो यानी पानी जैसा कुछ दिख रहा है, इलेक्ट्रिक पावर, तो 10 रुपया, तो 1910 याद रखिएगा। और टाटा टिस्को बोलेगा टाटा स्टील आयरन कंपनी, तो 1907 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार 1918 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अटक 1920 में। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में। फिर कुछ रिक्त स्थान है। सन 1838 में डैश ने चर्चिस्ट आंदोलन की शुरुआत की, तो मजदूर ने सन 1848 में मजदूर ने चर्चिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ और न्यूनतम मजदूरी कानून सन 1948 ईस्वी में शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 में हुई। प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की काम के घंटे तथा मजदूरी को निश्चित किया गया। और मिलान करने के लिए आ जाएगा तो आप आराम से मिलान कर लीजिएगा, इतना पढ़ लिए तो वही सब क्वेश्चन है कि स्पेनिंग जेनी, जेम्स हार्ग्रीव्स,
फ्लाइंग शटल जॉन के, पावर लूम एडमंड कार्टराइट, वास्प इंजन जेम्स वाट और स्पिनिंग व्हील सैमुअल क्रॉम्पटन। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करना है। तो देखिए फैक्ट्री विकास के लिए दो कारण क्या हो सकता है, तो फैक्ट्री प्रणाली के विकास के निम्न कारण हो सकते हैं, लेकिन दो ही लिखते हैं यहाँ पे कि मशीन एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार, उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों का विकास। नेक्स्ट, बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप लिखेंगे पूंजीपतियों को अपने उद्योग धंधों को चलाने एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों को करने के लिए शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता ने एक शिक्षित मध्यम वर्ग को जन्म दिया, जो वही है जो बुजुर्गा वर्ग है, वही है नहीं लिखेंगे, जो बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति हुई। और 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे, तो मुख्य उद्योग कपड़ा, जो कि मैनचेस्टर का शहर था ना इंग्लैंड का, वहीं से शुरू हुआ था। निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, तो आप लिखेंगे कि औद्योगिकरण के कारण भारत में कुटीर उद्योग बंद हो गए थे, मतलब बड़ा बड़ा मशीन लगने के कारण छोटा छोटा बिजनेस व्यापार जो था ना वो बंद हो गए थे। तो इसी के कागार, मतलब कि इसी कागार पर पहुंच गया था, मतलब एक तरह से बेरोजगारी कागार पर पहुंच गया था, इसे ही निरुद्योगीकरण कहते हैं। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे, तो आप लिखेंगे कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में की गई। इस आयोग का उद्देश्य था उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भारतीय वित्त से जुड़े प्रयासों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाना जिन्हें सरकार सहायता दे सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, तो औद्योगिकरण उस औद्योगिक क्रांति की देन है जिसमें वस्तु का उत्पादन मानव द्वारा ना होकर मशीन के द्वारा होता है। इसमें उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। अतः औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है। इस प्रक्रिया में घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले लेता है। औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया, तो आप लिखेंगे औद्योगिकरण और कारखाने प्रथा के विकास का मजदूरों की आजीविका पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जैसे शहरों में उन्हें काम ढूंढने तथा आवाज़ ढूंढने में समस्या हो रही थी और उन्हें छटनी का भी सामना करना पड़ रहा था। काम में इतना मशीन उद्योग आ गया कि सबको काम पे भी नहीं रखा जा रहा था, तो छटनी का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें काफ़ी कम पैसे में बहुत ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। बेकारी की समस्या से त्रस्त परेशान मजदूर मशीनीकरण का विरोध करने लगे। वे सभी संगठित होकर अपनी स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन करने लगे। और वही मजदूर जो लोग रहने के लिए, काम करने के लिए वहाँ पे गए थे, तो उनको रहने के लिए घर भी नहीं मिल रहा था। तो उसी से क्वेश्चन बनेगा कि सलमपत्ति की शुरुआत कैसे हुई, तो छोटे गंदे और अस्वास्थ्य स्थानों में जहाँ फैक्ट्री मजदूर निवास करते थे, वैसे आवासीय स्थलों को सलमपत्ति कहते हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में गांव से मजदूर लोग पहुंचने लगे वहाँ। लेकिन वहाँ पहुँचने रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। अब वहाँ को रहने की कोई व्यवस्था नहीं था, तो मजदूर कारखाने के निकट रहने के लिए इस कारखाने के मालिकों ने उनके लिए छोटे छोटे तंग मकान, मतलब एकदम छोटा छोटा मकान, गली कुची ये सब मकान बनवाए, जिसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं था। उसमें वॉशरूम नहाने का कोई ठिकाना नहीं था। इन मकानों में हवा, पानी, रोशनी, साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस तरह से वो जो गरीब लोग रहते हैं उसी को हम लोग सलम बस्ती कहते हैं। तो जहाँ मजदूर फैक्ट्री लगाया तो वहीं पर फैक्ट्री बगल में रहने के लिए सलम बस्ती का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसकी क्या उद्देश्य थे, आप लिखेंगे कि मजदूरों की आजीविका एवं उसके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी पारित किया गया। तो न्यूनतम मजदूरी 1948 में आया, ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव में आता है। उद्देश्य क्या था कि न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 के द्वारा कुछ उद्योग में मजदूरों की दरें निश्चित की गई थी, तथा दूसरी योजना में यह कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी उसकी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपनी ही गुजारा ही ना कर सके, बल्कि इससे और कुछ अधिक हो सके, ताकि वह अपनी कुशलता को भी बनाए रख सके। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था कि मजदूर की आर्थिक स्थिति सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण की गति प्रदान की कैसे, तो आप लिखेंगे कोयला एवं लौह उद्योग ने निम्न गति प्रदान की। औद्योगिकरण के दौरान नए नए मशीनों एवं यंत्रों का आविष्कार हुआ और इनके निर्माण के लिए लौह का उपयोग किया गया।
इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में कोयला का उपयोग किया गया। इस प्रकार कोयला एवं लौह उद्योग औद्योगिकरण को गति प्रदान किया। अगर ये दोनों नहीं रहता तो औद्योगिकरण चलता ही नहीं। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में चलते हैं। औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। तो औद्योगिकरण के निम्न कारण थे, जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब जरूरत पड़ता है तो उपाय करना पड़ता है। तो लोगों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता हुई, जिससे नए नए वस्तुओं का आविष्कार हुआ। इन वस्तुओं के निर्माण के लिए उद्योगों का स्थापना किया गया। नए नए मशीनों का आविष्कार। तो नए नए मशीनों के प्रयोग से उद्योग में कम लागत एवं बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण होने लगा। लोह एवं कोयला की प्रचुरता। लोहे से विभिन्न मशीनों का निर्माण तथा इसे चलाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया गया। विशाल उपनिवेश। उपनिवेशी में कच्चा माल सस्ते दाम पे प्राप्त होना तथा उत्पादित वस्तुओं को वहाँ से बाजारों में महंगे दाम पर बेचना। यही लोग करते थे अंग्रेज लोग, कि बाकी लोग को उपनिवेश बना लेते थे और वहीं से कच्चा माल खरीद करके फिर अपने यहाँ जाकर बना करके और उसको 60 गुना दाम में बेचते थे। सस्ते श्रम की उपलब्धता। काम करने वाले लोग भी बहुत कम दाम में मिल जाते थे। इससे कम लागत में वस्तुओं का उत्पादन होने लगता था। यातायात की उपलब्धता। कच्चा माल तथा उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने अथवा ले जाने की सुविधा का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालें। क्या क्या परिवर्तन हुआ था औद्योगिकरण के कारण? तो इसमें भी निम्न परिवर्तन हुए, जैसे उद्योग का विकास हो गया। तो नए नए कारखानों की स्थापना तीव्र गति से होने लगा और इन उद्योगों में कम लागत एवं बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। कुटीर उद्योग का पतन हो गया। जितने भी छोटे छोटे कल कारखाने थे वो बंद हो गए। बड़े बड़े कारखानों की स्थापना से कुटीर एवं छोटे उद्योग का पतन हो गया, खत्म हो गया। समाज में वर्ग विभाजन हो गया। समाज में 3 वर्ग में बट गया, पूंजीपति वर्ग, बुजुर्गा वर्ग और मजदूर वर्ग। जो पैसा वाले थे पूंजीपति हो गए, बीच वाला बुजुर्गा और मजदूर वर्ग हो गए। कारखाना मजदूर का जन्म हो गया। कुटीर उद्योग चलाने वाले गांव के छोटे छोटे किसान एवं कृषक मजदूर बड़े कारखानों में मजदूर बन गए। सलम पत्ती का शुरुआत हो गया। जब बड़ा बड़ा औद्योगिकरण हो गया तो वहाँ पर रहने के लिए मजदूर लोग छोटा छोटा शहर कमरा बनाकर वहाँ रहने लगा, तो सलम पत्ती का शुरुआत हो गया। नगरों का भी विकास हो गया। औद्योगिकरण के अंतर्गत कारखानों की स्थापना से गाँव के लोग इन कारखानों के कारखानों में काम करने के लिए आए और यहीं आसपास रहने लगे, जिससे नगरों का भी विकास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण में उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? तो आप लिखेंगे, किसी भी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर देश पर कब्जा करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। भारत भी लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। उपनिवेशवाद का जन्म। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप उद्योगों को चलाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता हुई। पहला कच्चा माल तथा दूसरा इन कच्चे माल से बना वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार। इसके लिए शक्तिशाली देशों ने कमज़ोर देशों से व्यापार प्रारंभ किया, जहां से कच्चा माल आसानी से प्राप्त होने लगा। इन कच्चे माल से उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए नगरों का विकास। औद्योगिकरण के अंतर्गत कारखाने में स्थापना, गांव के लोग इन कारखानों में काम करने के लिए आए और यहीं से आसपास रहने लगे, जिससे नगरों का विकास हुआ था। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? तो ये वहाँ तक हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक काम करते हैं, आज हम लोग यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं 160 तक। कल 160 से 195 तक इसको ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और बाकी जो शेयर नहीं करते हो शेयर भी करिए दूसरे लोगों को, और जो सब्सक्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मिलेगा वो लाएंगे। एक्चुअली पूरा तरह से फिट नहीं रहने के बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन बच गया तो वो सब आपको करवा दिया जाए। तो धन्यवाद, समाप्त।